प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आज हम अपना चौथा पाठ पानी की खोज का सारांश बताएंगे, शब्दार्थ भी बताएंगे और मौखिक प्रश्नों को हम चर्चा के द्वारा हल करेंगे। तो ये कहानी जो है, इसके लेखक हैं दिलीप एम साल्वी। उन्होंने इस कहानी के माध्यम से, कहानी काल्पनिक है और कहानी के माध्यम से बच्चों को पानी का महत्व बताया है। हमने इस पाठ में देखा कि टीना नाम की एक लड़की थी। उसे ये नहीं पता था कि शुद्ध पानी काफ़ी अब मुश्किल से मिलता है। उसने सोचा था कि नदियों में, झीलों में, तालाबों में, कुओं में पानी ही तो पानी है और धरती में पानी की कोई कमी नहीं। तो उसे भी जानकर आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि शुद्ध पानी अब बचा ही नहीं, क्योंकि मनुष्य जो है वो पानी के जितने भी स्रोत होते हैं, चाहे वो नदी हो, तालाब हो, यहाँ तक कि ज़मीन के अंदर का जो पानी है वे भी शुद्ध नहीं बचा है, क्योंकि उसमें भी जो रसायन पहुँच गए हैं रिस कर। तो ये बात सबको पता चली। तो लेखक अपने लेख से, इस कहानी से सभी लोगों को, अपने सभी पाठकों को ये बताना चाहता है कि हमें पानी को सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। कोई ये ना समझे कि पृथ्वी पे बहुत पानी है, हमें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। ये बात सही नहीं। खासकर बच्चों को तो पता ही होना चाहिए कि शुद्ध पानी जो है उसका मोल क्या है, उसका मूल्य क्या है। पानी की हर एक बूंद अनमोल होती है, हमें उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसे संरक्षित करके रखना चाहिए। खासकर प्रदूषित तो कभी नहीं करना चाहिए। तो इस कहानी का एक बार मैं सारांश बताऊंगा, उसके बाद आज हम शब्दार्थ लिखेंगे। इस पाठ में जो मुहावरे हैं कोई नहीं, कोई मुहावरा नहीं आया है, तो शब्दार्थ हैं सभी। तो शुरू करते हैं सारांश से। तो पाठ है 4, पानी की खोज। सारांश कथा, ये जो कहानी की कथा है उसको सारांश की एक रात की बात है। एक छोटी लड़की टीना जो छत पर सो रही थी, तभी एक रॉकेट आता है दूसरे ग्रह से। वह उतरता है टीना की छत पर और उसमें से एक बड़ा अजीब सा प्राणी उतरता है, टीना के पास पहुंचता है और उसे उठाता है। जागो बिटिया जागो। टीना जब जागती है, वो देखती है कि बड़ा अजीब सा दिखने वाला प्राणी है। वो चौंक जाती है, डरती नहीं है, चौंक जाती है। क्यों? क्योंकि उसने इससे पहले ऐसा जीव कभी देखा ही नहीं था। तो उसने क्या किया, उससे पहले कि वह कुछ बोलती, जो अजीब सा दिखने वाला प्राणी था उसने अपना परिचय दिया कि उसका नाम ज़ीटो है, वो किसी बहुत दूर के ग्रह से आया है और उसे शुद्ध पानी चाहिए। तो टीना समझ गई कि अगर कोई दूर ग्रह से आया है तो हमारा मेहमान हुआ और मेहमान को पानी देना तो शिष्टाचार होता है। और तैयार हो गई कि चलो मैं आपको शुद्ध पानी दिलाती हूँ। दोनों रॉकेट पे बैठकर पास ही कहीं झील पे गए। झील का जो पानी था, जब उन्होंने जांच की, किसने? ज़ीटो ने जांच की, तो कहा इसमें तो रसायन मिले हुए हैं। रसायन क्या होते हैं? जैसे कि साबुन रसायनों से बना होता है। और टीना ने देखा भी कि वहाँ पे कपड़े धोए जा रहे थे, कुछ बच्चे पानी में खेल रहे थे, कपड़ों से जो साबुन जो निकल रहा था वो पूरे झील को गंदा कर रहा था। तो टीना को समझते देर नहीं लगी कि पानी अशुद्ध है और उसने कहा कि कोई बात नहीं, हम नदी पे चलते हैं, नदी का पानी बहता रहता है और वह साफ़ होता है। वह ज़ीटो को पास ही एक नदी पे ले गई। नदी के आसपास चारों तरफ कारखाने लगे हुए थे और कारखाने अपने जो बचा हुआ रसायन होता है उसे नदियों में बहा रहे थे। तो इस कारण से ज़ीटो ने तुरंत कह दिया, देखो ये पानी भी अशुद्ध है, क्योंकि देखो कारखाने अपना बचा कुचा रसायन सीधे नदी में बहा रहे हैं, गिरा रहे हैं, तो ये पानी भी मेरे किसी काम का नहीं बचा।
टीना को याद आया कि अरे एक बार वो गांव में गई थी, गांव का वातावरण किसी भी तरह प्रदूषण से मुक्त होता है। उसे उस कुएं की याद आई जो उसके गांव के पास था। उसने तुरंत जीटो को कहा चलो हम पास ही गांव के कुएं पे चलते हैं। जब दोनों कुएं पे पहुंचे और जीटो ने कुएं की पानी की जांच की तो उसे पता चला कि उसमें भी रसायन भरे पड़े। टीना को भी आश्चर्य हुआ। उसने जीटो से पूछा, अरे इसमें कहाँ से रसायन आए, ये तो गांव के कुओं का पानी है। तो उसने कहा कि मुझे लगता है इसमें कीड़े मारने की दवाई और जो रासायनिक खाद होती है उसका पानी या उसका जो रसायन है वो मिला हुआ है। टीना को आश्चर्य हुआ कि रासायनिक खाद और कीड़े मारने की दवाई, जिसे पेस्टिसाइड भी आप बोलते हो, रासायनिक खाद को हम लोग फर्टिलाइज़र बोलते हैं, तो वो कैसे चला गया कुएं के? तो बाहर हो तो खेतों में डाला जाता है, सबने देखा है। तो यही बात जीटो ने समझाई कि ये पानी वर्षा के साथ मिलकर, कौन सी दवाई? कीड़े मारने की दवाई जो रसायनों से, खतरनाक और जहरीले रसायनों से बनी होती है, खाद में भी जहरीले रसायन होते हैं, वे सब मिल कर के कुएँ के पानी को प्रदूषित कर रहे थे। तो कहने का मतलब कि जीटो को कुएँ का पानी भी शुद्ध नहीं मिला और ये जानकर टीना उदास हो गई, वह दुखी भी हो गई कि वह एक छोटी सी चीज़ अपने मेहमान को न दे पाई। फिर क्या हुआ? जीटो ने उसे कहा कि देखो, आपके ग्रह पृथ्वी पे पानी की तो कोई कमी नहीं, लेकिन लोग जो हैं वो स्वार्थी हैं, वो लापरवाही से शुद्ध पानी का प्रयोग करते हैं। वे क्या करते हैं, हमें शहरों में कहाँ से पानी आता है, या फिर नदियों से लिया जाता है। जैसे दिल्ली शहर की बात करें, 2 करोड़ लोग दिल्ली में रहते हैं, वहाँ पे पानी नदियों से लिया जाता है। नदी कौन सी? यमुना नदी से पानी लिया जाता है, उसको साफ़ किया जाता है उसमें, और फिर उसको पाइपों द्वारा घरों तक, कार्यालयों तक या फैक्ट्रियों तक पहुँचाया जाता है। तो ये काफ़ी परिश्रम वाला काम है, इसमें समय लगता है और पैसा भी लगता है। तो ये एक तरीका है। और कई जगह पे ज़मीन से पानी निकाल करके उसे साफ़ करके पहुंचाया जाता है। जैसे बनारस, यहाँ पे ज़मीन से, बोरवेल से पानी को निकाला जाता है, उसे क्लोरीन से शुद्ध करके फिर घरों में सप्लाई की जाती है। तो यही बात जीटो ने भी समझाया कि हमें एक गिलास पानी, हम जिसे साधारण सी चीज़ समझते हैं, उसको भी ध्यान से, सावधानी से प्रयोग करना चाहिए। ये नहीं कि हम नहाना बंद कर दें, हम पानी पीना ही बंद कर दें, कपड़े धोना बंद कर दें, बर्तन धोना बंद कर दें, ऐसी बात नहीं। हमें पानी की को बड़ी सावधानी से प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि शुद्ध पानी अब पृथ्वी पर काफ़ी कम बचा है। तो ये बात उसने टीना को समझाई, और ये भी बात टीना जानती ही थी कि जल ही जीवन है, जल के बिना कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। और अगर हम सावधानी से शुद्ध पानी का प्रयोग करेंगे तो भविष्य में हमें कभी पानी की कमी नहीं होगी। ये बात जीटो ने बताया। और उसने कहा एक और बात कि मैं ये पीने के लिए पानी नहीं मांग रहा था, मुझे तो अपने रॉकेट में डालना है, क्योंकि मेरा जो रॉकेट है वो शुद्ध पानी से ही चलता है, वो ईंधन का काम करता है, शुद्ध पानी मेरे रॉकेट में। तो टीना को जरा सी खुशी हुई, चलो जीटो प्यासा नहीं जा रहा है, उसे तो शुद्ध पानी अपने रॉकेट के लिए चाहिए था। और रॉकेट, और उसके बाद जीटो अलविदा कहता है टीना को और कहता है कि मैं अंटार्कटिका जा रहा हूँ। क्यों? अंटार्कटिका में ही अब शुद्ध पानी बचा है। उसने कहा टीना को कि अब पृथ्वी पे तो केवल अंटार्कटिका में ही शुद्ध पानी बचा है। उसका कारण क्या है? अंटार्कटिका बहुत ही ठंडी जगह है, वहाँ तापमान -100 डिग्री तक पहुँच जाता है। इंसान वहाँ बहुत कम पहुँचे हैं, इंसान वहाँ रहते नहीं हैं। तो इस कारण जब इंसान नहीं पहुँचे हैं तो वहाँ पे पानी भी शुद्ध है। तो जहाँ जहाँ इंसान पहुँचते हैं वहाँ का वो पानी अशुद्ध कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं। और जहाँ, इसलिए जीटो अंटार्कटिका जाता है, शायद उसने वहाँ पानी भरा और वो अपने ग्रह की ओर रवाना हो गया।
इसी के साथ हमें पता चला पानी का महत्व। इस कहानी को पढ़ने वाले को, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों, सबको पानी के महत्व का पता चला। हमें ये भी पता चला कि पानी को सावधानी पूर्वक ही खर्च करना चाहिए, पानी को लापरवाही से नहीं बहाना चाहिए। हमें सीख मिली। तो बच्चे अब क्या सीख गए हैं कि वे पानी का महत्व जान गए हैं। इस धरती पर अब पानी बहुत कम बचा है। शुद्ध पानी की बात कर रहे हैं, नहीं तो समुद्र तो सब भरे पड़े हैं, लेकिन शुद्ध पानी की बात कर रहे हैं। और अब हम जागरूक भी हो गए। यदि आपको कोई खुला नल दिखे जिससे पानी बह रहा है, आप उसे तुरंत बंद कर दीजिए, क्योंकि पानी की हर बूंद कीमती होती है। और ख़ासकर नलों का पानी, उसको काफ़ी परिश्रम करके साफ़ किया जाता है बड़ी बड़ी मशीनों से। इसमें समय भी लगता है, धन भी लगता है। तो और जितनी आवश्यकता होती है उतनी ही पानी की ज़रूरत का हमें प्रयोग करना चाहिए। ये सारी बातें हम अपने चौथे पाठ पानी की खोज पढ़कर जान गए। तो ये था हमारा पाठ का सार, जो बहुत ही आसान था, और आप कक्षा में भी इसको सुनाएंगे। तो दिलीप एम साल्वी लेखक थे इस कहानी के। उन्होंने बच्चों को, बड़ों को, सबको जागृत किया। एक काल्पनिक कहानी है, क्योंकि कल्पना से ही बनाई गई है, लेकिन सीख हमें पूरी देती है। कहानी भले काल्पनिक हो, लेकिन हमें सीख पूरी मिलती है। हम पानी का महत्व जान गए हैं। तो अब चलते हैं अपने शब्दार्थ और मुहावरे। तो एक बात मैं बता दूं, इस पाठ में मुहावरे नहीं आए हैं, सभी के सभी शब्दार्थ हैं। तो अब तक का आपने क्या काम किया है वो भी मैं आपको गृह कार्य के तौर पर बता देता हूँ। अब तक आपने इस पाठ 4 के पानी की खोज का सुलेख लिखा होगा, सुलेख की नोटबुक में। उसके बाद आपको क्या करना है, इस पाठ से संबंधित एक चित्र बनाना। चाहे आप रॉकेट का बना लो, टीना का बना लो, या जीटो का बना लो, उसे रंग करना है। तो सुलेख लिख लिया, चित्र बना के रंग कर दिया, और शब्दार्थ हम लिखेंगे आज। ये आज तक का आपका काम है इस पाठ का। आपको 2 पेज सुलेख लेखन सुलेख की कॉपी में, 1 पेज सुलेख लेखन क्लासवर्क कॉपी में, चित्र बनाना है क्लासवर्क कॉपी में। आपको पता ही है, चित्र बनाना भी है और रंग भी करना है, वो भी आपको क्लासवर्क कॉपी में करना है। शब्दार्थ लिख करके याद करना है, ये भी क्लासवर्क कॉपी में। तो मैं आपको शब्दार्थ लिखा देता हूँ, आप भी अपनी कॉपी निकाल लीजिए। साथ साथ लिखेंगे तो याद भी होता जाएगा। शब्दार्थ। पहला है भोर। भोर का अर्थ होता है सुबह सुबह। या हम कह सकते हैं तड़के। तड़के। तो पाठ के अनुसार टीना छत पर सो रही थी, और समय कौन सा था? भोर का समय, मतलब सुबह का समय। तो भोर का अर्थ हो गया सुबह सुबह, या फिर हम तड़के भी कह सकते हैं। तड़के शायद आपको एक नया शब्द लगे, तो तड़के से नहीं पता चलेगा, लेकिन सुबह सुबह से पता चलता है। भोर का समय सुबह सुबह के समय को कहा जाता है। पाठ के अनुसार जब ये रॉकेट उतरा तो उस समय भोर का समय था, टीना छत पे सो रही थी। अगला है रॉकेट। ये इंग्लिश का शब्द है, आपको पता ही है। दूसरा है रॉकेट। पाठ के अनुसार इसका अर्थ है अंतरिक्ष यान। अंतरिक्ष यान। अंतरिक्ष यान आपको पता ही है, ये अंतरिक्ष में सफ़र करता है, अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए बना होता है। और
रॉकेट इंग्लिश का शब्द। तो ये एक ग्रह से दूसरे ग्रह जाने के लिए ज़ीटो अपने रॉकेट का प्रयोग करता था। हमने ये भी जाना उसके रॉकेट के बारे में कि उसके रॉकेट में शुद्ध जल डलता था। जैसे हम लोग उसे ईंधन कहा जाता है। ईंधन क्या था? जैसे गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल डलता है ईंधन के रूप में, जो ज़ीटो का जो रॉकेट था उसमें शुद्ध पानी ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ज़ीटो का रॉकेट जो था वह शुद्ध पानी को ईंधन के तौर पर प्रयोग करता था, या शुद्ध पानी रॉकेट का ईंधन था। इसलिए शायद उसका ईंधन कम हो गया था, इसलिए वह पृथ्वी पे आया था ताकि उसे पानी मिल सके और वह अपने रॉकेट को फिर से अपने ग्रह पे ले जाए। तीसरा है हमारा रसायन। रसायन अर्थ होता है द्रव्य, पदार्थ, द्रव्य का अर्थ होता है पदार्थ। रसायन, तो रसायन कैसे होता है? मैंने आपको बताया था रसायन क्या होता है। जैसे कि अगर साबुन भी बोला जाए, साबुन भी रसायनों से मिलकर बनता है। कोई भी छोटी चीज़, अगर हम खाने वाला नमक बोलें या खाना बनाने वाला सोडा जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं, वो सब रसायनों से ही बने। जो नमक होता है वह भी एक रसायन है। तो अगर ये पानी में मिलेगा, रसायन बहुत तरह के होते हैं, कई रसायन बहुत जहरीले होते हैं। नमक तो जहरीला नहीं होता हम लोगों के लिए, लेकिन बहुत से रसायन होते हैं। जैसे साबुन के जो रसायन है अगर वो कोई खा ले तो वो उसको नुकसान करेगा, जहरीला होता है। और जो साबुन का जो पानी कपड़े धोने के बाद हम लोग क्या करते हैं, वो नालियों से में चला जाता है। अभी नियम के अनुसार तो उसको साफ करके नदियों में डाला जाना चाहिए, लेकिन क्या किया जाता है, अभी बहुत से शहरों में पानी साफ करने का यंत्र नहीं लगे हैं, भारत में खासकर। तो वो नालियों से होते हुए नालों में चले जाते हैं और नाले नदियों में चले जाते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो जो कपड़े धोने का जो पानी है वो भी रसायन है, और अंत में कहाँ पे पहुँच गया? नदियों में। और वहाँ के पानी को, शुद्ध पानी को वो अशुद्ध कर देता है। रसायन तो द्रव्य या पदार्थ होते हैं। रसायन हानिकारक हो सकते हैं, जहरीले हो सकते हैं जीवों के लिए। ये पाठ के अनुसार हमने बताया था। पाठ में भी बताया गया था, जब वो ज़ीटो और टीना झील के पास गए थे, उन्होंने देखा कि लोग कपड़े धो रहे हैं, झील में कपड़े धो रहे थे। तो साबुन का जो पानी था वो झील को अशुद्ध कर रहा था। साबुन का जो पानी था झील के पानी को वो अशुद्ध कर रहा था। इस कारण ज़ीटो ने देखते ही कहा ये पानी मेरे किसी काम का नहीं। तो ज़ीटो ने इसलिए कहा था ये पानी मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि पानी अशुद्ध है, उसे शुद्ध पानी चाहिए था, नहीं तो इसका रॉकेट नहीं चलता, नहीं उड़ता। तो रसायन हम जानेंगे। अब है अगला कार्यालय। चौथा है हमारा कार्यालय। कार्यालय अर्थ होता है कार्यालय का दफ्तर। एक अर्थ है दफ्तर, दफ्तर या कार्य करने का स्थान, कार्य करने का स्थान, इसे दफ्तर कह सकते हैं या कार्य करने का स्थान कह सकते हैं। कार्यालय वह स्थान जहाँ पे कार्य किया जा रहा है। आपने दफ्तर देख रखे होंगे जहाँ लोग बैठ के अपना काम करते हैं।
तो ये कहाँ है, पाठ के अनुसार इसका मतलब बताते हैं। ज़ीटो ने कहा था, जरा देखिएगा ये कार्यालय कहाँ पे आया है, कि जो नदियों का पानी है, झीलों का पानी है, उसको साफ़ किया जाता है बड़ी बड़ी मशीनों से, और उसके बाद उसे घरों पे भेजा जाता है, कार्यालयों में भेजा जाता है और कारखानों में। तो कार्यालय जहाँ पे व्यक्ति बैठकर काम करता है उसे कार्यालय कहा जाता है। तो शुद्ध पानी पाइपों के द्वारा घरों में भेजा जाता है। आपने देखा है आपके घर में पानी आता है, और कार्यालय में, ऑफिस में भी भेजा जाता है, क्योंकि वहाँ भी पानी की आवश्यकता होती है, लोग पानी पीते हैं। और कारखानों में, कारखाने में भी जब बहुत सी चीज़ें बनती हैं और चीज़ों के बनाने में भी पानी का प्रयोग किया जाता है। तो शुद्ध पानी पाइपों द्वारा घरों, कार्यालय और कारखानों में भेजा जाता है। कार्यालय वो स्थान होता है जहाँ लोग अपना काम करते हैं, आम भाषा में इसे दफ्तर भी कहा जाता है। तो अब आगे चलते हैं। हमारा अगला है सौरमंडल। ये नया शब्द आपके लिए। सौरमंडल, सौर मंडल, सौरमंडल सूर्य तथा उसके ग्रहों, उपग्रहों का समूह। सूर्य तथा उसके ग्रहों, उपग्रहों का समूह, अब चलते हैं ये सौरमंडल क्या होता है। हमें पता है सौरमंडल, इंग्लिश में इसे सोलर सिस्टम कहा जाता है। सोलर सन के लिए कहा जाता है, क्योंकि जो सूरज है एक तारा है। आपको पता है सूरज क्या है, एक तारा है, और उसके आसपास 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। और वे 8 ग्रह सूरज का चक्कर लगाते हैं। ये आपने ईवीएस में पढ़ा है, आपको ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसमें क्या है, इन सबको मिलाकर, सूरज को भी मिलाकर और उसके 8 ग्रहों को मिलाकर सौरमंडल बनता है। तो यही लिखा है सूर्य तथा उसके ग्रहों, उपग्रहों का समूह। अब ग्रह तो समझ आया, जैसे पृथ्वी क्या है, ग्रह है, और चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह। तो इसी तरह बाकी भी, जैसे कि बाकी भी ग्रह हैं, बृहस्पति उसके भी उपग्रह हैं। तो सूरज, उसके 8 ग्रह और उन ग्रहों के जो उपग्रह सब मिलाकर के सौरमंडल बनता है। इंग्लिश में हम इसे सोलर सिस्टम भी कहते हैं। तो सोलर सिस्टम में क्या आया, या सौरमंडल में क्या आया, सूरज आ जाएगा। सूरज एक तारा होता है, और ग्रह को प्लैनेट कहा जाता है, आपको पता ही है, और उपग्रह को सैटेलाइट कहा जाता है। तो ये सब मिलाकर के सूरज, उसके 8 ग्रह और ग्रहों के जो उपग्रह होते हैं, उन सबको मिलाकर सौरमंडल बनता है। सूरज और उसके ग्रह, उपग्रहों को मिलाकर के सौरमंडल बनता है। बहुत आसान सा है। तो ग्रह कितने हैं सूरज के? 8 ग्रह हैं, और कुछ ग्रहों के तो उपग्रह नहीं होते, जैसे बुध के नहीं हैं, शुक्र के नहीं हैं। पृथ्वी का एक है, जिसको हम चंद्रमा कहते हैं। तो बृहस्पति के 12 उपग्रह है, 12 की 13 उपग्रह हैं। तो हर ग्रह के अपने उपग्रह होते हैं, ये आपको बताया गया है। तो सूर्य तथा उसके ग्रहों, उपग्रहों का समूह सब मिलाकर के, ये सारा मिलाकर के सौरमंडल बनाता है। इंग्लिश में हम सौरमंडल को सोलर सिस्टम कहते हैं। अब आ जाते हैं, अगला है हमारा ईंधन टैंक। छठा है ईंधन टैंक। ईंधन टैंक को
डीजल, डीजल, पेट्रोल, आदि भरने के लिए, आदि भरने के लिए टंकी, यही लिख देते हैं टंकी। तो ये होता है, इसको जरा समझ लेते हैं। ईंधन टैंक, तो आपने देखा होगा कि जब भी जो गाड़ी चलती है, जैसे कि आप मोटरसाइकिल बोल सकते हो, स्कूटी बोल सकते हो, कार बोल सकते हो, ट्रक जो होते हैं, सबको चलाने के लिए ईंधन की ज़रूरत होती है। ईंधन क्या लगता है? कई गाड़ियों में पेट्रोल लगता है, कई गाड़ियों में डीजल लगता है, कुछ गाड़ियों में सीएनजी भी लगता है, गैस से भी चलते हैं। तो सबके अलग अलग। तो ईंधन को कहाँ रखा जाए गाड़ी में, वो एक ईंधन टैंक कहलाता है। जैसे आपने मोटरसाइकिल में देखा है, ड्राइवर के पास में ही होता है ईंधन टैंक, उसको फ्यूल टैंक भी कहा जाता है इंग्लिश में। उसके अंदर पेट्रोल डाला जाता है और गाड़ी चलते समय पेट्रोल गाड़ी वहीं से लेती है, ईंधन टैंक से लेती है। इंजन में ईंधन जलता है और उसी से पावर लेकर गाड़ी चलती है। तो ईंधन टैंक वह स्थान होता है, वह टंकी होता है जिसके अंदर उस गाड़ी का ईंधन रखा जाता है, जमा करके भरा जाता है। तो समझ गए? तो ईंधन टैंक डीजल पेट्रोल आदि भरने के लिए टैंक। तो हमारे अब पाठ के अनुसार चलते हैं, जीटो के रॉकेट पे चलते हैं। जीटो का जो रॉकेट था उसमें पेट्रोल और डीजल नहीं लगता। जीटो ने बताया था आखिरी में कि वो पानी, जो शुद्ध पानी क्यों चाहता था, क्योंकि उसे अपने रॉकेट में प्रयोग करना था। वो रॉकेट की टंकी में डालना चाहता था, रॉकेट की टंकी, ईंधन टंकी में वह शुद्ध पानी डालना चाहता था, ताकि उसका जो रॉकेट था वो उड़ सके, चल सके। उसे अपने बहुत दूर किसी ग्रह पे जाना था। वह चाहता था कि वह जाने से पहले पृथ्वी से शुद्ध जल भर सके, ताकि रास्ते में उसे शुद्ध पानी हो सकता है न मिले। इसलिए वह अपनी जो ईंधन टैंक था उसे यहीं भर लेना चाहता। तो ये था ईंधन टैंक। अगला है हमारा, ये अंतिम 6 हो गए, ये 7वां और अंतिम शब्दार्थ है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका ये है दक्षिण ध्रुव के पास, दक्षिणी ध्रुव के पास, दक्षिणी ध्रुव के पास बर्फ से निर्मित, बर्फ से ढका निर्जन महाद्वीप, तो ये दक्षिणी ध्रुव पे है। मैंने आपको चित्र से भी बनाया था। पृथ्वी के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी। तो दक्षिणी ध्रुव में एक निर्जन महाद्वीप है, यहाँ कोई लोग नहीं रहते हैं, यहाँ कोई मनुष्य नहीं रहता है, निर्जन। यहाँ पे पेंगुइन रहते हैं, आपको पता है, पेंगुइन विशालकाय पक्षी होते हैं, वे रहते हैं। तो अंटार्कटिका वह स्थान होता है, हमेशा बर्फ से ढका रहता है और यहाँ पे निर्जन स्थान है, मतलब यहाँ जीवन बहुत कम है। अगर अंटार्कटिका पेंगुइन को हटा दिया जाए तो यहाँ जीवन काफ़ी कम। तो बच्चों, ये थे आज के हमारे 7 शब्दार्थ। इस पाठ में 7 शब्दार्थ ही हैं, आपको इनको नोटबुक में लिखना है और याद भी करना है। तो आज का ये आपका गृह कार्य हो गया। शेष हम मौखिक प्रश्नों को कल करेंगे।